So now we have to do the nature of enzyme action. Nature of enzyme action. So enzyme कैसे act करता है? So each enzyme has a substrate binding site. जो enzymes है ना, each enzyme it is having the substrate binding site. Enzyme is there. ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक एक्टिव साइट है, that is called the, this is called the substrate binding site. यहाँ पे substrate ने bind होना है, ठीक है, राइट. तो एंजाइम एंड सबस्ट्रेट बाइंड होके, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट बाइंड होके क्या बना देगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा पहले, ठीक है. तो यहां से देखते हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं. द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट. सो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड हो गए. ये एक्टिव साइट है, ठीक है. तो सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड हो गया, बाइंड हो गया. सेकेंड, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है. जब सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड हो गया तो क्या होगा? बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप. तो बाइंडिंग क्या करेगी? एंजाइम को इंड्यूस करेगी कि एंजाइम है जो अपनी शेप चेंज कर ले, सो दैट जो सबस्टेट है, जो सबस्टेट है ज्यादा टाइटली उसमें फिट हो जाए. या फिर क्या हम कह सकते हैं कि जो सबस्टेट है वो एक्टिव साइट के क्लोज आ जाए, ठीक है. और क्लोज आ गया तो अभी क्या हुआ? जो एक्टिव साइट की क्या होगी? शेप चेंज होगी, ठीक है. सो दैट सबस्टेट है दैट कम्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द एक्टिव साइट, ठीक है. now active site of the enzyme now in close proximity of the substrate. ये क्या करेगी एक्टिव साइट? अभी सबस्ट्रेट की जो केमिकल बॉन्ड्स है उन्हें ब्रेक कर देगी, ठीक है. प्रोडक्ट तभी बनेगा ना जब सबस्ट्रेट की पहले वाली बॉन्ड्स ब्रेक होंगी एंड न्यू बॉन्ड्स बनेंगी, ठीक है. तो सबस्ट्रेट की बॉन्ड्स ब्रेक होगी, सबस्ट्रेट की बॉन्ड्स ब्रेक होगी तो नया प्रोडक्ट बन गया, दैट इज कॉल्ड, ठीक है. तो नया सब्सटेंस बन गया, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट. अब क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया. ये सबस्ट्रेट चेंज हो गया प्रोडक्ट में, ठीक है. सबस्ट्रेट चेंज हो गया प्रोडक्ट में. फिर क्या होगा? प्रोडक्ट एंजाइम से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, राइट. द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. एंजाइम क्या करेगा? प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा. अब ये वाला एंजाइम है जो फिर नेक्स्ट सबस्ट्रेट से अटैच होने के लिए फ्री हो गए, नेक्स्ट कैटालिटिक जो रिएक्शन है उसके लिए ये फ्री हो गए, ठीक है. क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या रीयूज होते हैं. रेट ऑफ जो रिएक्शन है, रिएक्शन में यूज नहीं होंगे, यूटिलाइज नहीं होंगे, बट अगेन एंड अगेन उन्हें यूज किया जा सकता है, ठीक है. सो दिस इज द नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन. पहले क्या होना है? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट दोनों फिट होंगे, सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट में से अटैच हो जाएगा. फिर जो है ये बाइंडिंग होगी. बाइंडिंग क्या करेगी? इट इंड्यूसेस द एंजाइम टू चेंज इट्स शेप. एंजाइम ने अपनी शेप चेंज कर ली, सो दैट जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, दैट शुड बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट के बिल्कुल पास होगी तो उसकी बॉन्ड्स ब्रेक करेगी ये सबस्ट्रेट की. सबस्ट्रेट की बॉन्ड्स ब्रेक कर दी तो सबस्ट्रेट से क्या बन गया? प्रोडक्ट, ठीक है. एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया. फिर एंजाइम ने प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया और खुद फिर क्या रीयूज के लिए नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट एक्शन में एंटर कर जाए, ठीक है. सो दिस इज द नेचर ऑफ द एंजाइम एक्शन. This is the nature of the enzyme action. Okay. Any doubt up to here? No, ma'am. No. Okay. Then next हम करें, next topic है अपना factors affecting, factors affecting enzyme activity. इस enzyme activity को कौन कौन से factor affect कर रहे हैं? Right? Factors affecting enzyme activity.
So factors affecting enzyme activity. So many factors affect the enzyme activity, right? इसमें से कुछ आ जाएंगे temperature, then pH, change in the substrate concentration or binding of specific chemicals to the enzyme. ठीक है? So क्या आ जाएगा? pH, temperature, substrate concentration and certain chemicals will be there which affect the enzyme activity. First of all हम pH and temperature का करते हैं कि how do they affect the enzyme activity, right? पहले ये वाला ग्राफ देखो, effect of change in pH, राइट? पीएच अगर चेंज होती है तो उसका एंजाइम एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट है। सबसे पहले आपने कोई भी ग्राफ पढ़ना है तो सबसे पहले देखो उसका एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है, ठीक है, राइट? तो आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज देयर इन द एक्स एक्सिस, जो आपको पीएच वाला ग्राफ दिया एनसीईआरटी में, वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे वो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ए एंड बी लिख सकते हैं, राइट? तो आपको क्या करना होगा, ये फिल करना होगा, ठीक है, कि व्हाट इज दिस। सो पीएच हमने एक्स एक्सिस पे ली है, एंजाइम एक्टिविटी वाई एक्सिस पे ली है, ठीक है? तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी है इस पीएच पे, है ना? हियर इज द मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी, यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ भी मिनिमम है। तो हम इसको देखें, क्या पीएच इंक्रीज हो रही है दिस साइड, एंजाइम एक्टिविटी दिस साइड इंक्रीज हो रही है, एंजाइम एक्टिविटी। सो हम देख रहे हैं जैसे जैसे पीएच बढ़ रही है तो क्या एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, but up to a certain limit, up to a certain value, and किसी certain value पे, pH की certain value पे एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम। फिर से और pH बढ़ाते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी फिर से कम होनी स्टार्ट होगी, है ना? अल्टीमेटली मिनिमम होगी। तो इस pH वैल्यू को क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम pH वैल्यू, ठीक है? दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमम वैल्यू। जिस वैल्यू पे मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी होगी दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमम पीएच वैल्यू, ठीक है? उसे ऑप्टिमम बोलेंगे, राइट? सो ऑप्टिमम क्या हो गया, pH at which enzyme activity is maximum. So आप लिख लो optimum pH, this is the optimum pH, optimum pH, this is the pH at which enzyme activity is maximum, right? So सारे रिएक्शन की अपनी ऑप्टिमम पीएच होती है, अलग अलग पीएच पे फंक्शन करते हैं। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम किया था, है ना, उसमें भी देखा था लाइक जो सेलिब्री माइलिस था, टायलिन था, वो किस टेम्परेचर पे, किस पीएच पे, सॉरी नॉट टेम्परेचर, किस पीएच पे वर्क करता था, 6.8, है ना, एसिडिक पीएच थी। देन हमने स्टोमिक में देखा था, स्टोमिक के जो एंजाइम थे वो 1.8 पे फंक्शन करते थे। देन इंटेस्टाइन के जो एंजाइम थे वो 7.8 पे फंक्शन करते थे, है ना? सभी एंजाइम की अपनी अपनी पर्टिकुलर पीएच होती है, राइट? देन है टेम्परेचर, देन द टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी आप सेम ही ग्राफ देख रहे हो, सेम ही सीन है ना? इस तरफ एंजाइम एक्टिविटी, ऑन दिस साइड एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बट अप टू अ सर्टेन वैल्यू। उसके बाद हम टेम्परेचर और इंक्रीज करेंगे, दान क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला टेम्परेचर जिसमें एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम है, एंजाइम एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम है, दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर, टी ऑप्ट लिख दिया मैंने, दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर, दिस इज द टेम्परेचर एट विच, this is the temperature at which enzyme activity is maximum, temperature at which
एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम, ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम, तो दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब देखो और राइट, तो जब क्या है कोई ऑप्टिमम टेम्परेचर है, से हम ह्यूमंस का कह लें या फिर 37 डिग्री सेल्सियस है ना, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस सारे एंजाइम बेस्ट वर्क करते हैं, ये रेंज रहती है, ठीक है। तो हम ले लें कि ये 37 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे ह्यूमंस के जो एंजाइम्स है बेस्ट वर्क करते हैं, है ना, राइट। जब कोई भी एंजाइम है इस टेम्परेचर पे बेस्ट वर्क करता है। जब इससे ज्यादा टेम्परेचर करते हैं, हायर टेम्परेचर करते हैं, तो एंजाइम एक्टिविटी लेस क्यों हो जाती है? क्योंकि एंजाइम की डीनेचरेशन हो जाएगी, डीनेचरेशन, ठीक है। हायर टेम्परेचर पे एंजाइम का क्या हो जाता है? डीनेचरेशन। डीनेचरेशन में क्या होगा? देखो आपको बताया था कि एंजाइम है जो टर्शरी स्ट्रक्चर पे वर्क करते हैं, है ना, सो उसकी टर्शरी स्ट्रक्चर की जो बॉन्ड्स थी वो ब्रेक हो, बॉन्ड्स ब्रेक हो गई, उसकी टर्शरी स्ट्रक्चर तो रही नहीं, तो एंजाइम कैसे काम करेंगे? एंजाइम विल नॉट वर्क, ठीक है। सो हायर टेम्परेचर पे डीनेचरेशन हो जानी है, एंड लोअर टेम्परेचर पे, ठीक है, लोअर टेम्परेचर पे भी एक्टिविटी लेस हो जाती है, ठीक है, राइट। लोअर टेम्परेचर पे जब एंजाइम ने फंक्शन नहीं करना, डीनेचर, ओके, राइट। सो लोअर टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक नहीं होनी है, ठीक है, एंजाइम फंक्शन नहीं करेंगे, ओके। तो ये लोअर टेम्परेचर पे बॉन्ड तो ब्रेक नहीं होगी, बट एंजाइम वैसे इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, एंजाइम इनएक्टिव हो गए हैं, राइट, अपनी पर्टिकुलर इन्हें टेम्परेचर नहीं मिल रहा, राइट, टेम्परेचर लेस हो गया। तो ये बहुत लाइक इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है? फूड प्रिजर्वेशन में, फूड प्रिजर्वेशन, है ना, इसकी एप्लीकेशन वही है ना। देखो हम क्या करते हैं, मिल्क ले लो आप, मिल्क को पहले तो हम गर्म करते हैं, राइट, गर्म करते हैं सो दैट वहां पे जो भी बैक्टीरिया एक्सेट्रा हैं, राइट, उनको क्या किल कर दें, राइट। गर्म करके भी फिर भी बाहर रखते हैं, ठंडा हो जाएगा मिल्क, मिल्क का जो फिर भी खराब हो सकता है, फिर हम उसे फ्रिज में रख देते हैं, सो दैट जो भी उसमें बाकी हाई टेम्परेचर पे भी कुछ ऑर्गेनिज्म रह गए हैं, सरवाइव कर गए हैं, ठीक है, लो टेम्परेचर पे उनके एंजाइम्स जो क्या है वो वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, लो टेम्परेचर दे देंगे सो दैट बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और ग्रोथ ना हो, ठीक है, उनके जो एंजाइम है वो इनएक्टिवेट हो जाए, इसलिए रेफ्रिजरेशन है जो क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, दैट इज ड्यू टू द दिस फैक्ट कि एंजाइम एक्टिविटी है जो लेस हो जाती है एट द लोअर टेम्परेचर्स, ठीक है। अच्छा, तो एक होता है Q10 लॉ, Q10 लॉ, व्हाट इज दिस Q10 लॉ? Q10 law, every 10 degree, every 10 degree rise, ये आप लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, every 10 degree, just 1 minute, every 10 degree, डिग्री डाल लेना ऊपर, 10 डिग्री सेल्सियस rise in temperature, rise in temperature, ठीक है, for every 10 degree rise in temperature, for every 10 degree rise in temperature, rate of reaction doubles, rate of reaction doubles, but ये कब तक होगा? till optimum value, till optimum, till optimum value, optimum temperature or optimum value of the temperature। देखो Q10 लॉ क्या है? for every 10 degree rise, for every 10 degree
राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर में अगर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया जाए, राइट, यहाँ पे कितना था, सपोज 10 डिग्री था, अगर हमने 20 कर दिया, 30 कर दिया, ठीक है, एवरी 10 डिग्री के पीछे जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें डबल हो जाना, इतना था तो डबल हो गया, फिर 10 डिग्री और बढ़ा दिया, रेट ऑफ रिएक्शन राइट क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, बट ऑप्टिमम वैल्यू तक होगा, यहां तक, जब तक कि इस वैल्यू तक पहुंचता है, ठीक है, यहां तक रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, अगेन फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन, आफ्टर दैट फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाफ। उसके बाद 10 डिग्री बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन एवरी 10 डिग्री के पीछे हाफ होता जाएगा, ठीक है, राइट, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा, हाफ होता जाएगा। दिस इज नोन एज द Q10 लॉ, राइट, लिख लेते हैं, फॉर एवरी 10 डिग्री 10 डिग्री 10 degree rise, yes, rise in temperature, rate of reaction becomes half after optimum temperature, after optimum value, ये कर लो, after optimum value or the temperature, after optimum temperature, ठीक है, उसके बाद एवरी 10 डिग्री के साथ उसने हाफ हो जाना है। दिस इज नोन एज द Q10 law, right? This one, this is the concentration of the substrate. This graph is showing the effect of the concentration of substrate on enzyme activity, ठीक है, effect of the concentration of substrate on enzyme activity। आप देखो, आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं, पहले चलो ग्राफ ही देखो, ये है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, दिस साइड क्या है, सबस्ट्रेट की अमाउंट। यहाँ से आप देखो, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट इंक्रीज करते गए, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ती गई, अल्टीमेटली क्या हुआ, सबस्ट्रेट हम और डाल रहे हैं, अल्टीमेटली क्या, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन यही रहेगी, कितना मर्जी हम क्या करें और सबस्ट्रेट डालते रहे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ये इंक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है, ये इंक्रीज नहीं हो रही। रीजन क्या है, आप देखो, हम क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स ले लिए हमने, दिस इज वन एंजाइम, दिस इज अनदर एंजाइम, ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट एंजाइम, राइट, इतने सारे हमने क्या किए, एंजाइम्स ले लिए, ठीक है, ये एंजाइम्स ले लिए। अब हम ले लेते हैं सबस्ट्रेट, ये हमारे पास सबस्ट्रेट कितनी अमाउंट है, इतनी अमाउंट है, तो हम देख रहे हैं कि पर सेकंड 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट की वैल्यू और बढ़ा देते हैं, तो और ज्यादा प्रोडक्ट बनने शुरू हो गए, मींस रिएक्शन और भी फास्ट हो गया, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन हो और ज्यादा हो गया, हम और सबस्ट्रेट डाल देते हैं, और प्रोडक्ट्स बनने लग गए, फास्ट हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, अब हम और सबस्ट्रेट डाल देते हैं, अब क्या, अब तो रेट ऑफ रिएक्शन वही रहेगा, उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे पर यूनिट टाइम, क्यों, क्योंकि हमारे पास और एक्टिव साइट्स ही नहीं है, हमारे पास और एंजाइम ही नहीं है, फ्री एक्टिव साइट्स ही नहीं है ना, सारी एक्टिव साइट्स तो क्या फुल हो गई है, राइट, सो क्या रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, भी कांस्टेंट ही होएगा, हमारे पास क्या है, 5 एक्टिव साइट्स ही हैं, तो 5 सबस्ट्रेट ही पर यूनिट टाइम में प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो इतना ही काम कर सकते हैं वो, ठीक है, और कितनी मर्जी हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें सबस्ट्रेट की, अब क्या रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, राइट, सो ये हो गया, ओके, तो अभी यहाँ पे एक लिखा है वी मैक्स अपॉन 2 एंड km, ये 3 लाइक वर्ड्स लिखे हैं, क्या है ये, वी मैक्स वो है, राइट, वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है,
ठीक है, v मैक्सिमम यहाँ पे रेट ऑफ जो रिएक्शन की वेलोसिटी है मैक्सिमम है, और इस पॉइंट पे मैक्सिमम का हाफ है। ठीक है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका हाफ, उसकी हाफ वैल्यू, मैक्सिमम वेलोसिटी थी, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन था, ये हाफ हो गया उसका। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट एक वैल्यू दी हुई है km, तो इस साइड दी है, इट मींस ये सबस्ट्रेट की वैल्यू है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है ये। अब km क्या है, km वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है कि जिसके अगेंस्ट जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है दैट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम। ठीक है, जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ तो मैक्सिमम वेलोसिटी होनी है, जिस कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के अगेंस्ट वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मैक्सिमम का हाफ हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द km वैल्यू। राइट, km वैल्यू क्या है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में सबस्ट्रेट की इतनी कंसंट्रेशन जिसपे की जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम का हाफ हो जाए, इतनी वेलोसिटी हो जाए, इतना रेट ऑफ रिएक्शन हो जाए, दैट इज कॉल्ड द km value, and this km value is also called the Michaelis constant. km value is called the Michaelis constant. Michaelis, just Michaelis constant, constant, ठीक है, या फिर km value, right, 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 इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, Michaelis constant of an enzyme, of an enzyme is the substrate concentration, is the substrate concentration so again, so this km value, what is this, this is km value, Michaelis constant of an enzyme, of an enzyme, km value or Michaelis constant of an enzyme shows, no, of an enzyme is the substrate concentration at which the reaction attains, the reaction attains half of its maximum velocity, half of its maximum velocity, ठीक है, that is called the km value, and जो km है that differs from substrate to substrate, ठीक है, because different enzymes differ in their affinity with the substrate. Okay, so इतना आपने लिखना है, what is this km value, Q10 कर लिया, km वैल्यू कर ली हमने, है ना, टेम्परेचर में कितना कुछ आ गया है, ये सबस्ट्रेट में किया, सॉरी, हमने km वैल्यू, एंड टेम्परेचर में हमने क्या किया था, Q10 वैल्यू। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं inhibitors or the inhibition। अब क्या होता है, सर्टेन केमिकल्स होते हैं, ठीक है, देयर आर सर्टेन केमिकल्स, ओके, राइट, there are certain chemicals to which enzyme activity is sensitive, right, activity of an enzyme is also sensitive to
the presence of specific chemicals that bind to the enzyme. अब कुछ chemicals होते हैं जो enzyme के साथ bind करते हैं and उसका function जो है वो रोक देते हैं, ठीक है, जो enzyme activity है वो shut off हो जाएगी. Such chemicals are called inhibitors and the process is called the inhibition, right? Such chemicals are called inhibitors and the process is called inhibition of the enzyme activity. Okay, just 1 minute. ठीक, so हम यहाँ पे कर रहे हैं inhibitors. Inhibitors so inhibitors are three types. पहले हम करते हैं inhibitors. The inhibitors क्या हैं? Substances, the chemicals, right? Just substances which inhibit the chemical enzyme activity. जो enzyme activity को inhibit करेंगे, stop करेंगे, रोकेंगे, those chemicals are called the inhibitors and the process is called inhibition. तो three type के होते हैं ये. First है competitive inhibitors. Competitive inhibitors, ठीक है, competitive inhibitors. Second है non-competitive inhibitors. Non-competitive inhibitors. Non-competitive inhibitors. And third है allosteric inhibitors. Allosteric inhibitors. Allosteric inhibitors. ठीक है, पहले कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं हम. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो हैं जिनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है सबस्ट्रेट से. Those chemicals which are having the structural similarity with substrate, ठीक है, सबस्ट्रेट से स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होगी उनकी. ये देखो आप, राइट. सो दिस इज द एंजाइम. ये उसकी एक्टिव साइट है, ठीक है, ये उसकी एक्टिव साइट है. तो यहाँ पे ये तो पड़ा हुआ है अपना सबस्ट्रेट ने यहाँ पे फिट होना था, ठीक है, बट एक और जो केमिकल है जिसकी इससे स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है, राइट, इतना पार्ट मिल रहा है, सपोज इसकी स्ट्रक्चर मैच कर रही है, ओके, स्ट्रक्चर मैच करती है, तो ये क्या करेगा, खुद एक्टिव साइट पे फिट हो जाएगा. ये एक्टिव साइट पे फिट हो गया, तो अब जो सबस्ट्रेट है उसके लिए तो जगह नहीं ना बची, वो एक्टिव साइट पे फिट नहीं होगा. एक्टिव साइट पे फिट नहीं होगा तो उसकी एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, राइट. अदर केमिकल है, ये इनहिबिटर है, इसे हम आई लिख देते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट है जो ब्लॉक हो. जैसे सिंपल सी एग्जांपल दूं, एक आपका लॉक है, ठीक है, उसमें एक पर्टिकुलर आपकी की लगती है, चाबी लगती है, उससे आप ताला खोलते हो, है ना. कई बार आपके क्या होता है, की रिंग में बहुत सारी चाबियां होती हैं, सिमिलर सी दिखती हैं, है ना. तो आप क्या देखते हो, राइट, कोई सिमिलर सी दिखने वाली चाबी आप लॉक के होल में, जो की होल होते हैं ना, वहां पे क्या करते हो, डाल देते हो. आपको लगता है कि ये असली चाबी है ना, राइट. वो चाबी लॉक तो नहीं ओपन करेगी ना, लॉक को खोलेगी तो नहीं, उस साइड के अंदर तो चलेगी. आप घुमा के देखोगे घूम नहीं रहा वो, है ना, घुमा के देखोगे घूम नहीं रहा, तो मीन्स कि आपका पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा, लॉक को ओपन नहीं कर रहा, बट वहां पे चाबी क्या फंस गई है अभी वहां पे. तो जो असली चाबी है आप वो भी नहीं डाल सकते. तो सेम ही बात यहाँ पे है, ठीक है. ये आपका लॉक था, लॉक का ये की होल था जो एक्टिव साइट है, चाबी तो अपने ये डालनी थी,
इसने लॉक को ओपन करना था, इसने आगे रिएक्शन को करना था, बट क्या है, गलत चाबी है जो आपकी यहाँ पे चली गई। इसने ना तो लॉक खोलना है, ना तो वो रिएक्शन करना है, ठीक है, और ना इसके लिए ये इसको अटैच होने देना है सबस्ट्रेट को, ठीक है। सो लॉक एंड की हाइपोथेसिस एंजाइम एक्शन को समझाने के लिए होता है कि जैसे पर्टिकुलर लॉक में पर्टिकुलर की फिट होती है, ऐसे ही पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिव साइट में पर्टिकुलर एंजाइम है जो, ठीक है, तो पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए होगा, ठीक है। सो यहाँ भी मैंने लॉक एंड की हाइपोथेसिस ले लिया कि जो है आपकी रॉन्ग आपने की डाल दी की होल में, तो उसने सबस्ट्रेट की, उसने राइट जो की थी उसकी जगह ब्लॉक कर ली, तो आपका वो काम रुक गया, आपका लॉक खुल नहीं रहा। ऐसे ही यहाँ पे जो केमिकल अटैच हो गया, सबस्ट्रेट यहाँ पे अब एक्टिव साइट पे फिट नहीं हो पाएगा, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में दी हुई है आपके, एंजाइम है, एक एंजाइम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, एंजाइम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, राइट। इसका सबस्ट्रेट है, इसका सबस्ट्रेट है सक्सिनेट, सक्सिनेट, ठीक है। जो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेट है ना, ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, राइट, एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा। ये आगे हम देखेंगे, सेल रेस्पिरेशन देखेंगे, वहां पे सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल करेंगे, तो वहां पे ये काम आता है, ठीक है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। तो इसका सबस्ट्रेट है सक्सिनेट, ठीक है, राइट। तो जो इसका इनहिबिटर है, इनहिबिटर का क्या नाम है, राइट, दैट इज द मैलोनेट। सो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेट सक्सिनेट सबस्ट्रेट के साथ मिलकर रिएक्शन करते हैं, बट मेलोनेट क्या करता है, सक्सिनेट की, जो सक्सिनेट के लिए एक्टिव साइट बनी हुई है एंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज पे, उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर लेगा, ठीक है, उसको ब्लॉक कर लेगा, तो रिएक्शन को क्या कर देगा, मतलब स्टॉप कर देगा। हम मान लें ये वाला एंजाइम तो सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेट है, ये सक्सिनेट है, याद रहेगा वेरी इजीली, एस फॉर सक्सिनेट, एस फॉर सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट यहाँ पे सक्सिनेट है, राइट। ये मैलोनेट क्या है, इनहिबिटर है, ठीक है, मैलोनेट इनहिबिटर है, राइट। तो एक लाइन लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो आप, सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर, such competitive inhibitors are often used in the, such competitive inhibitors are often used in the control of bacterial pathogens. Such competitive inhibitors are often used in the control of bacterial pathogens, ठीक है, बैक्टीरियल पैथोजन है, राइट, बैक्टीरियल पैथोजन को अगर कंट्रोल करना है तो सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स डाल दिए जाएंगे, सो दैट उनका केमिकल रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाए। नहीं तो इस एंजाइम के साथ सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज के साथ सक्सिनेट ने क्या करना था, अपना प्रोसेस करना था, ठीक है। उनका कोई भी प्रोसेस रोकने के लिए उसमें क्या, बैक्टीरिया का, तो इनहिबिटर्स डाल दिए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, राइट। देन आगे हम करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, राइट। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना, इनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं होती, ओ सॉरी जस्ट 1 मिनट, हाँ, जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है ना, इनकी क्या स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी नहीं होगी विद द सबस्ट्रेट, ठीक है। ये फिर कैसे काम करेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, इनको कंपटीशन नहीं है एक्टिव साइट्स के लिए, एक्टिव साइट्स के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है, राइट। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है, ये अदर वे से रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। इसकी एग्जांपल दे देती हूँ मैं, राइट, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, राइट, क्योंकि हमारे
लाइक एनसीईआरटी में ओनली कॉम्पिटिटिव ही दिए हुए हैं, ठीक है। हम इनकी एग्जाम्पल कर लेते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव की। साइनाइड इनहिबिट्स द, इसकी एग्जाम्पल लिख लो। साइनाइड, साइनाइड सुना ना सबने, पॉइजन केमिकल। साइनाइड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ, cyanide inhibits the activity of cytochrome oxidase by combining with its metallic ions, ठीक है। combining with its metallic ions, combining with its metallic ions, तो इसके मेटेलिक आयंस के साथ ये साइनाइड है जो है ना, राइट, साइनाइड है जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की एक्टिविटी को स्टॉप करता है, क्योंकि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के मेटेलिक आयन के साथ ये कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के एक्चुअली एक रेस्पिरेटरी एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सो रेस्पिरेशन रुक जाएगा, रेस्पिरेशन को ये इफेक्ट करती है साइनाइड, ठीक। फिर आ जाते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स, 2 मिनट लगेंगे इसमें, ठीक है। एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स क्या है? देखो हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की थी, है ना, कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, देन क्या होगा, आगे रेट ऑफ रिएक्शन है जो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हेयर एलोस्टेरिक, यहाँ पे कर रहे हैं हम, ये कब मान लो दिस इज द एंजाइम, ठीक है, उसकी एक्टिव साइट है, राइट। फिर अदर देन द एक्टिव साइट, एंजाइम पे कुछ और भी साइट्स होती हैं, राइट, those are called allosteric sites, allosteric sites, allosteric sites, ठीक है, राइट। अब ये देखो, ये तो है अपना सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट ने यहाँ पे बाइंड करना है, ठीक है, सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड कर सकता है। अब ये हम ले लें कोई अदर केमिकल, जस्ट सॉरी 1 मिनट, इसमें आना था, राइट। अब क्या सबस्ट्रेट है जो बाइंड कर रहा है, ठीक है, सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या करेगा, बाइंड कर सकता है। तो प्रोडक्ट बन गए, प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये प्रोडक्ट मैंने बना दिए, ठीक है। प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बन गए हैं ना, जब प्रोडक्ट बन गए, एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट हो गया, दोज विल बाइंड टू द एलोस्टेरिक साइट्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट बना दिए, प्रोडक्ट की शेप में ऐसे बना दो, ये है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट जाके एलोस्टेरिक साइट्स पे बाइंड हो जाएंगे, जब यहाँ पे बाइंड होंगे ना, तो सारे एंजाइम की, इसकी भी शेप चेंज हो जानी है, ठीक है, इसकी क्या शेप चेंज हो जानी है, सपोज ये ऐसे बन जाए, राइट, एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जानी है, देन सबस्ट्रेट यहाँ पे फिट नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट बाइंड होगा, एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट एलोस्टेरिक साइट पे चेंज हो जानी है, शेप किसकी, एक्टिव साइट की, एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी। नाउ मोर सबस्ट्रेट कांट अटैच विद द, कांट फिट इन द एक्टिव साइट्स, तो अपने आप रिएक्शन क्या हो जाना है, स्टॉप हो जाना है। सो एक्सेस प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड modulators, modulators, and such rate of reaction is also called the feedback inhibition, such reaction is called feedback inhibition, ठीक है। फीडबैक इनहिबिशन और फीडबैक कंट्रोल, फीडबैक मीन्स जब प्रोडक्ट प्रॉपर बन गए हैं, ज्यादा बन गया, अब उसकी जरूरत नहीं है, देन क्या, एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। ये हम रेस्पिरेशन, सेल रेस्पिरेशन करेंगे तो वहां पे हम ये वाला देखेंगे, फीडबैक इनहिबिशन, ठीक है।
प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बन गए, मीन्स बहुत ज्यादा बन गए, तो क्या उसने एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देना। यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि इस चैप्टर में नहीं है अगर ये एग्जांपल, बट किसी और चैप्टर में है, ठीक है, तो अपने काम तो आनी है, तो हम यहाँ पे कर लें। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट inhibits, glucose 6 phosphate inhibits the action of हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज एंजाइम हो गया, एज लग रहा है ना इसके पीछे, हेक्सोकाइनेज that catalyzes the phosphorylation of glucose, phosphorylation of glucose, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ द हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बन जाएगा ज्यादा, तो हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को ये रोक देगा। जब हम रेस्पिरेशन करेंगे यू विल सी देयर, ठीक है। सो ये हमने इनहिबिटर्स कर लिए।